नमस्कारम बंधुओं। हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के विस्तार पटल हृदयांगन बीथिका पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों बाद उपस्थित होने के लिए पहले क्षमा प्रार्थी और उसके बाद में फिर अपनी बात। आज मेरा आने का कुछ विशेष कारण ये भी है कि मैं कई दिन से आने की सोच रहा था किंतु आ नहीं पा रहा था। ये मेरे अंदर जो एक उथल पुथल चल रही थी कि मैं कब आप सबसे मिलूं, उसने आज मुझे बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर दिया कि आज मुझे हर सूरत से आना ही आना है। शनिवार का दिन वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, शनिदेव का भी दिन है। और जब नौकरी में थे तब भी ये कहा जाता था कि यदि ज्वाइन करना है तो शनिवार के दिन करो, ताकि शनिवार को जो कुछ थोड़ा बहुत खट्टा मीठा अनुभव हो या जो कुछ आपको दिक्कत आने लगे तो रविवार को आप उसको रेस्ट करके आप किसी चीज़ को खोज सकें, अपने आराम के साधन देख सकें, अपने लिए घर देख सकें। बहरहाल शनिवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे पटल के लिए भी महत्वपूर्ण है। पटल के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें आज के दिन दो विषय हैं, एक तो बाल साहित्य और साथ में ज्योतिष। दोनों ही अपने आप में अलग और अनूठे विषय हैं। जहाँ तक बच्चों की बात है, आज बाल साहित्य का दिवस है, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि साहित्य वास्तव में क्या है। साहित्य केवल रचना लिखने की बात नहीं है, किसी गद्य लेखन की बात नहीं है, किसी कहानी लेखन की बात नहीं है, किसी संस्मरण लेखन की बात नहीं है। साहित्य का संधि विच्छेद करें तो सहितम साहित्यम, समाज के सर्वांगीण हित के लिए किए जाने वाला कोई भी कार्य, उसके लिए उठाए जाने वाला कोई भी कदम, वही साहित्य है। अर्थात जिसके साथ में, हमारे जिस कार्य के साथ में, हमारे जिस लेखन के साथ में, जिस काव्य के साथ में, जिस विचार के साथ में, जिस सत्संग के साथ में सबका हित छुपा हुआ हो या सबके हित को ध्यान में रखते हुए जो कुछ किया जाए, वही साहित्य है। तो इसलिए बाल साहित्य में कोई काव्य रचना हो आवश्यक नहीं, कोई गद्य पढ़ा जाए, कोई संस्मरण पढ़ा जाए, वो भी आवश्यक नहीं, किसी पुस्तक का जिक्र किया जाए, वो भी आवश्यक नहीं। आवश्यक वो है कि जिससे हम बच्चों के चरित्र का निर्माण कर सकें। हम कुछ ऐसी बात बताएं, ऐसे कुछ टिप्स दें, इस प्रकार के हम कुछ विचार रखें जो बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर सीधे सीधे असर कर सकें और उनको एक सही दिशा दे सकें। वो बाल साहित्य की गिनती में आता। चलिए आज मैं एक छोटा सा बिंदु रखता हूँ बाल साहित्य के लिए। और इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, मुझे अहमदाबाद से आदरणीय मधु प्रसाद दीदी और अहमदाबाद से ही आदरणीय मीरा राम निवास दीदी और मुजफ्फरनगर से पूजा गोयल बिटिया दिखाई दे रही हैं, तीनों की उपस्थिति को सादर नमन करता हूं। और मीरा दीदी को नमन इसलिए और विशेष रूप से करता हूं कि आज इनकी ही बारी है अपनी रचनाओं से इस पटल को अभिभूत करने की। अभी
कुछ क्षण पूर्व ही मेरी इनसे बात हुई है। मोबाइल में कुछ दिक्कत आ रही हैं, लेकिन उनका समाधान खोज करके दे दिया गया है आदरणीय दीदी को, और समय पर इनकी उपस्थिति अवश्य नजर आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। पटल के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी भाई सब भी उपस्थित हो गए हैं। इनकी उपस्थिति को भी साथ प्रणाम करता हूँ। तो मैं अब बात उसमें बाल साहित्य में लेकर के आता हूँ। कुछ छोटे छोटे बिंदु देना चाहता हूँ, उनको देखिएगा। आमतौर पे जो छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, आमतौर से ऐसा देखा गया है कि छोटे बच्चों की जो किताब होती है उसमें एक पृष्ठ होता है जिस पर लिखा रहता है कि सदा सत्य बोलो। और जिस प्रकार से किसी चीज को रटाया जाता है, उस तरीके से उस पंक्ति को बार बार पढ़ा जाता है। सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। लेकिन एक स्थिति मैं आपको बताता हूं कि पढ़ रहा है बच्चा कि सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, या साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इनको पढ़ता चला जा रहा है। इतने में ही टेलीफोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से पूछा जाता है किसी के द्वारा कि आपके पापा घर में हैं, तो बेटे को पापा इशारे से मना कर देते हैं, कह देना कि नहीं है, और वो तुरंत कह देता है कि नहीं अंकल, पापा तो नहीं है इस समय। फोन वो रख देता है और फिर पढ़ने लगता है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, या सदा सच बोलो, झूठ मत बोलो, सदा सच बोलो, झूठ मत बोलो। वहां एक प्रश्न चिन्ह दिमाग में फैल जाता है कि आखिर ये क्या है? क्या ये केवल थ्योरी की चीज है कि सत्य बोलना चाहिए? व्यावहारिकता से इसका कोई नाता नहीं है। नहीं, जो सत्य के विषय में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन हमारे समाज ने, हमारे, बुरा मत मानिएगा, स्पष्ट कर रहा हूं, हमारे परिजनों ने, हमारे माता पिता ने हमें पढ़ने के लिए पुस्तक भले ही वो दी हो कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, लेकिन जब जरूरत पड़ी है स्वयं को बचाने की, तो झूठ बोलने के लिए आगे अपने बच्चों को ही खड़ा किया। क्योंकि ये माना यह जाता है, सब जानते हैं कि बच्चे तो सरल व्यक्तित्व के होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। तो ऐसी स्थिति में हम बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं? हम उनको वास्तव में क्या सिखा रहे हैं? ये सोचने का विषय बच्चों का नहीं बल्कि हम सब का है। ये विषय भले ही बच्चों से संबंधित है, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप और हम स्वयं हैं, दूसरा कोई नहीं। एक और दूसरा उदाहरण बताता हूं। हम रेल में सफर करते हैं, रात का सफर है, हमने रिजर्वेशन नहीं कराया। क्यों? क्योंकि हमें घमंड है अपने पैसे पर। क्या है, टीटी को 100-200 रुपए देंगे, काम हो जाएगा। ट्रेन में चढ़ते हैं, टीटी कहता है कि नहीं, कोई सीट नहीं है। चुपके से उसकी सेवा कर देते हैं और सीट पा लेते हैं। क्या इन चीजों को केवल हम ही जानते हैं? पड़ोसी नहीं जानते, या जिन बच्चों के साथ में हम सफर कर रहे हैं वो नहीं जानते, वो भी देख रहे हैं।
आज वो आपको करते हुए देख रहे हैं, कल को जब वो स्वयं बड़े होंगे तो स्वयं भी फिर यही करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, एक कही थी किसी ने, कि हर व्यक्ति चाहता है जब देश प्रेम की बात आती है कि भगत सिंह होना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद होना चाहिए, राजगुरु जैसे होने चाहिए। लेकिन जब बात यह आती है कि देश की सेवा के लिए कौन निकले, पड़ोस के यहां से ले जाओ ना, कोई हमने ही ठेके ले रखा क्या? सेना में भर्ती की बात आती है तो कौन जाता है? किसान का बच्चा। क्यों भाई? वो क्या किसी का लाड़, क्या अधिकारी नहीं है? क्या उसको लाड़ प्यार नहीं मिलना चाहिए? क्या वो सुख सुविधाओं के लिए जो है वो अधिकृत नहीं है? नहीं। तो वही है कि भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, लेकिन पड़ोस के घर में पैदा हो, मेरे घर में ना हो। और उसकी लिए सीख पता क्या दी जाती है? मुझे एक चलचित्र का स्मरण हो आता है, उसमें इसी प्रकार की बात थी। तो उन्होंने एक और बहुत बढ़िया बात कही थी। उसमें बच्चा गांधी जी का चित्र देखता जो दीवार पर टंगा हुआ है, तो बेटा जब इस बात की बगावत पर उतर जाता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा या मुझे झूठ नहीं बोलना है, तो बाप अपने बेटे को समझाता है, क्योंकि देखो ये जो सामने दीवार पर तस्वीर टंगी है, इन्होंने भी यही कहा था कि झूठ मत बोलो। नतीजा क्या हुआ? उनको गोली खा करके अपनी देह त्यागनी पड़ी। और आज लोग बाग बहुतायत संख्या में वो हैं जो कि इनकी जय जयकार करते हैं। तो आप बहुमत के साथ में रहोगे या उस साथ में रहोगे जो कि अकेला एक व्यक्ति था? हमेशा धारा के साथ चलो, वरना किसी दिन दीवार पर इसी प्रकार से टंगे हुए रह जाओ। ये सीख दी उस बाप ने अपने बच्चे। यदि माता पिता ही अपने बच्चों को सही राह नहीं दिखाएंगे, स्वयं में कमजोर पड़ेंगे, तो फिर कैसे देश की रक्षा होगी, कैसे राष्ट्र की रक्षा होगी? और किस प्रकार से हम किस मुंह से ये कह सकते हैं कि नहीं हमने अपने बच्चों को बहुत बढ़िया? आजकल स्थिति क्या है? पढ़ाएंगे किस लिहाज से? इंजीनियर बने, और जिस दिन इंजीनियर बनने के बाद में जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती तब तक सरकार को कोसेंगे, और जिस दिन नौकरी मिल जाएगी उस दिन आप हम जैसे साधारण लोगों को लूटेंगे। क्योंकि जो टेक्निकल काम है उसको ये माना जाता है कि वो लाइसेंस है किसी भी सामान्य नागरिक को उसकी मजबूरी का लाभ उठाने के। निश्चित रूप से पढ़ाई में पैसा खर्च किया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि वो इस प्रकार से वसूला जाएगा। गलत ढंग से किसी चीज को कमा लेना
वो निश्चित रूप से किसी दूसरे का हक है। और फिर ये कहा जाए समाज में भ्रष्टाचार बहुत है, क्या करें, हमें तो अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। उस स्थिति का क्या करेंगे? फिर भ्रष्टाचार पर भाषण देने का क्या अर्थ? यदि इस समय 140 करोड़ की जनता है, तो उस 140 करोड़ की जनता में 1 यूनिट हमारी स्वयं की भी सम्मिलित है। यदि हम 1/140 करोड़ भाग का भ्रष्टाचार अपने मन से नहीं मिटा सकते, तो हम पूरे देश से कैसे आशा करेंगे, या कैसे हम संदेश दे पाएंगे किसी को कि भ्रष्टाचार मिटना चाहिए? वो कहते हैं ना, दूसरे का किया हुआ भ्रष्टाचार अपना किया हुआ हक दस्तूर। नहीं तो दुनिया में ऐसे चलता है, ये कोई खास बात नहीं है। और इसके साथ साथ उदाहरण भी कैसे देते हैं, कैसे कैसे उदाहरण देते हैं कि भगवान के यहाँ भी तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जाता है। भगवान को भी तो जब तक ये ना कहो कि हम इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, जब तक हमारा कोई काम नहीं होता। क्या विडंबना है कि लोग बाग अपनी मानसिकता को भगवान तक में थोप देते। तो बच्चों को अगर कुछ सिखाना है, अगर वास्तव में सही राह पर लेकर के चलना है, तो सबसे पहले अपने आचरण में सुधार करना। और यदि अपने आचरण को नहीं सुधारना चाहते, तो फिर इस बात को भूल जाइएगा कि बच्चे कभी सही राह पर चले। इसलिए बच्चों के लिए आज ये छोटा सा निवेदन मैंने दिया। और अब मैं प्रयास ये करता रहूँगा। अब कुछ थोड़ी सी परिस्थितियाँ लगभग सामान्य सी हो चली हैं, तो अब संभवतः मैं प्रतिदिन आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। अभी चूँकि काफ़ी दिनों से नहीं आ पा रहा था, तो इसलिए ये अभी मुझे योजना बनाने में थोड़ा समय लगेगा कि कौन सा समय उचित रहेगा मुझे अपने प्रसारण के लिए ढूंढने का। 1-2 दिन में वो भी निश्चित हो जाएगा, तो फिर मैं आपको सूचित करूँगा। और कोई एक श्रृंखला मैं लाना चाहूँगा यहाँ, जिसको कि मैं लगभग प्रतिदिन या तीसरे दिन उसका वाचन कर सकूं, ताकि थोड़ी नियमितता बन सके, जो पिछले दिनों काफ़ी अनियमित हो गई। बल्कि यदि सत्य कहूं तो आज तारीख 8 जून है, यानी लगभग आधा वर्ष निकल गया है। लेकिन मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये जो सन आया है, सन 2024, इसमें कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं कि मैं वास्तव में इस पूरे 6 के 6 महीने अनियमित ही रहा हूं। अब प्रयास करता हूं कि जो उत्तरार्ध भाग है 2024 का, उनमें नियमित रहूं और अपने पटल की, आप सबकी, अपने विचारों से, अपनी बातों से पोषण देता रहूं। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अनुमति चाहता हूं। कल फिर उपस्थित होऊंगा। समय की सूचना समय रहते आप सबको दूंगा। और तो जो उपस्थित हैं, आदरणीय CL दीवाना साहब भी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को भी नमन करता हूं।
पूजा गोयल बेटी, आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी भाई साहब, आदरणीय मधु प्रसाद दीदी, आदरणीय मीरा वर्मा दीदी, सब उपस्थित हैं। सबकी उपस्थिति को सादर नमन प्रणाम। कल फिर उपस्थित होगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।